नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। तो आज मैं आपके सामने फिर से साइंस का एक टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। साथियों, टेस्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे इस चैनल पर 250 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप आगे भी अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए दूरी, बी समय, सी आयु और डी है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी यूनिट होती है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है और एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी में हम ये देखते हैं कि जो समय है इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। आयु की यूनिट होती है, एज की यूनिट होती है ईयर, और ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। डेंसिटी ऑफ मिल्क को हम किस में मेज़र करते हैं? लैक्टोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। इसमें जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर का यूज़ हम किसको मेज़र करने के लिए करते हैं? पानी का घनत्व मापने के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर। और बैरोमीटर का यूज़ हम किस में करते हैं? बैरोमीटर का यूज़ हम करते हैं एटमॉस्फेयर को मेज़र करने के लिए, जो वायुमंडल या दाब होता है उसको मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर का यूज़ हम करते हैं वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको मेज़र करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, बी है आइरिस, सी प्यूपिल, डी है रेटिना। तो किसी भी वस्तु का जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारी जो आँख होती है, आइज़ होती है, वो कहाँ पर बनती है? रेटिना पर बनती है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पर बनेगा छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारी जो आई होती है, आँख होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमें कोई भी चीज़ कैसी दिखाई देती है? बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी रेटिना। तो इसमें जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया का क्या काम होता है? कॉर्निया हमारी जो आँख होती है उसका सबसे बाहरी पार्ट होता है, और जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो कॉर्निया से ही गुजरती है, कॉर्निया से ही हमारे आँख में क्या होती है? प्रवेश करती है। और कॉर्निया कैसा होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी है इसमें आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस कॉर्निया के पीछे का पार्ट होता है, और आइरिस का काम ये है कि आइरिस के कारण ही जो हमारा आँख का कलर होता है ना, आँख का कलर आइरिस के कारण ही होता है। जैसे किसी की आँखें होती है भूरी, किसी की नीली, किसी के काले, तो वो आइरिस के कारण ही होती है। और आइरिस का एक काम ये है कि आइरिस जो हमारी आँख में जितनी भी लाइट जाती है ना, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और इसमें जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल आइरिस के अंदर एक छोटा सा बिंदु टाइप का होता है प्यूपिल, और इसका काम ये है कि जब लाइट ज़्यादा होगी तो हमारी आंखें क्या होती है? छोटी हो जाती है, और जब लाइट कम होती है तो आंखें क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो इसका काम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए है चांदी, बी कॉपर, सी एल्यूमिनियम, डी है लोहा। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है? चांदी की, सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। सिल्वर की जो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कॉपर की होती है, और फिर एल्यूमिनियम, और उसके बाद होता है फेरस, लोहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन ए है आलू, बी मूली, सी है भिंडी और डी है शकरकंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिंडी। भिंडी क्या एक फ्रूट का टाइप है, और इनमें से जो आलू होता है,
आलू क्या है? आलू एक तना होता है, एक स्टेम होता है ना। स्टेम क्या होता है कि भूमि के नीचे जाके क्या होता है, एक फूल जाता है और फूल कर क्या होता है, आलू का रूप बन जाता है वो स्टेम, है ना। और मूली और शकरकंद क्या होती है? रूट होती है। मूली और शकरकंद रूट होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी है फंजाई, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया का मीनिंग ये है कि फोबिया मीन्स किसी चीज़ से डर लगना, और हाइड्रो मीन्स होता है पानी। तो इसमें क्या होता है कि पानी से डर लगता है, नॉर्मल पानी से नहीं, लेकिन जैसे क्या होता है कि झरना हो गया, बड़े बड़े झरने होते हैं, या झील हो गई, और गहरा गहरा पानी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। और ये किसके कारण होता है? इसको हम रेबीज, हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम रेबीज भी है। और इसमें ये होता है कि जो पागल कुत्ते होते हैं तो उसके काटने से क्या होता है, ये रेबीज नाम का एक जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। और इसका जो रेमिडिटी इसकी ये है कि इसमें रेबीज की वैक्सीन लगाई जाती है रोगी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा द्रव है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी है हीरा, सी सल्फर, डी फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, एक वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और क्या है, ये एक नॉन मेटल होता है। और इसमें जो बी है हीरा भी क्या है, एक नॉन मेटल होता है। लेकिन हीरे की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सबसे बड़ी ये है कि ये क्या होता है, सॉलिड होता है। और ये भी क्या है, एक नॉन मेटल है। और ये सभी जो एलिमेंट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा सॉलिड होता है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा। और इसकी एक विशेषता ये है कि जो हीरा होता है उसकी जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा, वो भी बहुत होती है। और ऑप्शन सी क्या है, सल्फ़र, और डी है फास्फोरस। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों गैस होती है, और ये सारे वैसे क्या है, नॉन मेटल में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन ए है सोना, बी पोटेशियम, डी चांदी, सी है चांदी, और डी है सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है? पोटेशियम ही होता है। तो इसको याद करने के लिए एक सक्रियता श्रेणी बनाई गई है, जिसमें जो मेटल होते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। मतलब जिनकी रिएक्टिव जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो सबसे ऊपर होंगे, और धीरे धीरे क्या होती है, उनकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। इस ऑर्डर में रखा गया है, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसमें पोटेशियम आता है। पोटेशियम हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, और एजी का मतलब सिल्वर, और एयू का मतलब गोल्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो गोल्ड होता है एयू, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है। गोल्ड जो होता है वो सबसे कम क्या होता है, रिएक्शन करता है। किसी भी धातु या किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसका संचारण भी नहीं हो पाता, उस पर जंग नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि जो चांदी होता है या जो फेरस होता है, लोहा होता है, उनमें क्या लगता है, जंग लगने लग जाता है। चांदी भी काली हो जाती है ना। चांदी पे भी क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड, सल्फर के साथ रिएक्शन करता है चांदी, और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और क्या होता है, काली पड़ जाती है, जिसका कलर काला होता है। लेकिन सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है और कभी संचारित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु। तो जो ये है, इनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम, और उसके बाद है सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
म- मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सॉरी, इसमें मच्छर लिखा हुआ है लेकिन ये मगरमच्छ है, मिसप्रिंट हो गया है। तो मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी है 6। तो जो मगरमच्छ होता है उसका जो हार्ट होता है उसमें चैम्बर पाए जाते हैं कितने? 4 पाए जाते हैं। वैसे तो जो मगरमच्छ होता है वो किस में आता है? वो रेप्टाइल्स में आता है, लेकिन उस रेप्टाइल्स में तो 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन जो मगरमच्छ होता है उसकी अलग ही क्वालिटी है कि उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे जो ह्यूमन बॉडी होती है हम तो उनमें हम में भी क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। जो हमारा जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, और उसमें उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके, एक होता है ऊपर का हार्ट होता है एक, ठीक है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। जो हार्ट होता है उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ऊपर का पार्ट होता है क्या? आलिंद, और नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? निलाई। आलिंद को हम बोलते हैं ऑरिकल और निलाई को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। और जो ऑरिकल है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक लेफ्ट ऑरिकल होता है और एक राइट ऑरिकल। और जो वेंट्रिकल होता है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक होता है राइट वेंट्रिकल। अब जो ऑरिकल होगा, जो लेफ्ट ऑरिकल होगा, उसमें क्या पाई जाता है? उसमें प्योर ऑक्सीजन होती है। लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ऑक्सीजन होती है, बाएं आलिंद में क्या होती है? प्योर ऑक्सीजन होती है। और क्या होता है कि ये प्योर ऑक्सीजन को किस में भेजता है? जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती है ना, जो ब्लड वेसल्स होती है, एक ब्लड वेसल्स होती है धमनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टेरीज बोलते हैं, और एक होती है शिरा, वेनिस, है ना। तो ऑरिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा कि प्योर ऑक्सीजन को भेजेगा लेफ्ट किस में? हमारी धमनी में, आर्टेरीज में। और जो आर्टेरीज होती है वो क्या करती है? प्योर ऑक्सीजन को, मतलब जिस प्योर ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या करती है? हमारी बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। और जो राइट ऑरिकल होता है उसमें क्या होता है? उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारी सिराएँ होती है ना, वेनिस, उसमें क्या वो सिराओं का क्या काम होता है? सिराएँ जो हमारी जो वेसल्स, जो वेनिस होती है वो क्या करती है कि हमारे पूरी बॉडी से, पूरे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गन से क्या करती है कि ब्लड को कलेक्ट करके क्या करती है? हमारे हार्ट में भेज देती है, इम्प्योर ब्लड को भेज देती है। और फिर हमारे हार्ट में क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड में बदल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड और डी है कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमिन। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? थायमिन। जो रेटिनॉल है उसका, वो किसका केमिकल नेम है? विटामिन ए का। और यहाँ पे जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो केमिकल नेम है विटामिन सी का। और कैल्सीफेरॉल किसका केमिकल नेम है? विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन B6। तो ये बोल रहा है कि ऐसा विटामिन जो पानी में घुलनशील नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। बाकी जो विटामिन है, विटामिन बी और सी क्या होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं जो विटामिन बी और सी होते हैं। और विटामिन बी को भी अलग अलग बांटा गया है, जैसे विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2, B6, B3, है ना। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। तो विटामिन ए और ADE होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होता है? ये फैट में सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन बी और सी होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है अंडा, बी है प्यूपा, सी है वयस्क और डी है लार्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा, ऑप्शन बी है प्यूपा। तो जो सबसे पहले हम जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी हम जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस करते हैं। जो रेशम का कीड़ा होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि रेशम का जो कीड़ा होता है उससे एक लार्वा निकलता है।
और लार्वा धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है और वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। और प्यूपा अपने चारों ओर क्या करता है, एक घेरा बनाता है, एक आवरण बनाता है। और प्यूपा से क्या होता है कि एक प्रोटीन रिलीज होता है, और वही प्रोटीन क्या होती है, धीरे धीरे सूखती है, और सूख कर क्या होता है, वो रेशम बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्यूपा। प्यूपा अवस्था से, प्यूपा ऐसी स्टेज होती है जिससे क्या होता है, रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी है? ऑप्शन ए है अल्फा किरणें, बी है बीटा किरणें, सी गामा किरणें, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। जो गामा किरणें होती हैं उनकी वेदन क्षमता, उनकी जो वेदन क्षमता होती है, पेनिट्रेटिंग पावर, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब वेदन क्षमता क्या है, किसी भी चीज़ को भेदना, मतलब उससे जब किसी भी चीज़ से पार, किसी भी चीज़ को पार कर जाना, भेदना, है ना। तो इसकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, सबसे कम होती है अल्फा किरणों की। और गामा जो रेज होती हैं उनकी जो विशेषता है कि वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। और जो इनका वेग होता है ना, वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। वेलोसिटी जो होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होती है। और अल्फा जो किरणें होती हैं इन पर क्या होता है, प्लस आवेश होता है, और जो इनकी जो वेदन क्षमता होती है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है। और इनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, अल्फा किरणों की। और फिर बीटा जो रेज होती है इन पे माइनस आवेश होता है, और इनकी जो वेदन क्षमता होगी वो थोड़ा ज़्यादा होगी, किससे, अल्फा किरणों से, अल्फा रेज से थोड़ा ज़्यादा होगी। और जो गामा रेज है उनसे थोड़ा कम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, बी है लैक्टिक एसिड, सी ऑक्जेलिक एसिड, डी मैलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, है ना, इसको हम मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। किसको, फॉर्मिक एसिड को। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। HCOOH, ठीक है, किसका, फॉर्मिक एसिड का। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, जो कर्ड होता है ना, दही, दूध से दही बनता है, तो कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, जो भी सब्जियां होती हैं जैसे पालक हो गया, टमाटर, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और मैलिक एसिड पाया जाता है किसमें, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आमाशय में आवश्यकता से अधिक HCl हो जाता है तो इसके कारण अपाचन हो जाता है, इसको कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल राइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जब हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में क्या होता है कि HCl ज़्यादा बन जाता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है, कि हमारे स्टमक में एसिडिटी बन जाती है, तो क्या होता है, अपाचन हो जाता है, हमारा जो खाना है वो पचता नहीं है। तो इसको कम करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इसको कम करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये HCl है। HCl तो क्या होता है, एक एसिड होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये होता है एक बेस। तो जब HCl और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो वो क्या बनता है, न्यूट्रल हो जाता है। HCl और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए जब HCl बढ़ जाता है हमारे स्टमक में तो एक एंट एसिड का यूज़ करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको दूधिया मैग्नीशियम भी कहते हैं। तो HCl को कम करने के लिए एक एंट एसिड का यूज़ किया जाता है और वो एंट एसिड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? ऑप्शन ए है पीवीसी, बी है मेलामाइन, सी बेकेलाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेलामाइन। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके कपड़ों पर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है? अब जो मेलामाइन क्या होता है? एक टाइप का प्लास्टिक होता है ना। सबसे पहले जो प्लास्टिक होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब जो मेलामाइन होता है वो क्या होता है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक प्रकार है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ही आता है मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या होता है कि ये जो हीट का है वो नॉन कंडक्टर है। हीट का नॉन कंडक्टर है, मतलब कुचालक है ना। तो इससे क्या होता है कि इसका यूज़ करने से क्या होता है कि कपड़ों पे आग नहीं लगती है। और मेलामाइन का यूज़ हम किस में करते हैं? और जो हमारी घर की टाइल्स होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, और जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल में भी यूज़ करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो ये क्या है, ये नॉन कंडक्टर है। और जो बेकेलाइट है ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक यूज़ होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक टाइप है। बेकेलाइट का यूज़ भी जैसे जो स्विच के बटन होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और जैसे ये बर्तन के हैंडल इनमें भी यूज़ किया जाता है। किसका? बेकेलाइट का। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक होता है जो जल्दी पिघलते नहीं है ना, जो जल्दी पिघलते नहीं है। और पीवीसी क्या है? पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह थर्मोप्लास्टिक का एक टाइप होता है। और थर्मोप्लास्टिक में और क्या आते हैं? जैसे पॉलीथीन हो गया या पीवीसी हो गया, जो क्या होता है एकदम गल जाते हैं, पिघल जाते हैं। और पीवीसी का यूज़ किस में करते हैं? जैसे टॉयज़ बनाने में और बैग, कंघी वगैरह ऐसे नॉर्मल चीज़ें बनाने में पीवीसी का यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी 40 डिग्री सेल्सियस, डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों क्यों? क्योंकि फ़ारेनहाइट में जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर हम उसको मेज़र करते हैं तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। और केल्विन में होता है 310 केल्विन। अगर हम केल्विन में ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो आता है 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन ए है 10 kg, बी है 6 kg, सी है 60 kg और डी है 120 kg। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 60 kg। अब जो पृथ्वी है उस पर अगर किसी वस्तु का जो मास होता है वो 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी उसका जो मास है वो उतना ही होगा। क्योंकि मास का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है तो मात्रा तो उतनी ही रहेगी। तो इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी पर उसका जो मास होता है वो भी उतना ही रहेगा और चंद्रमा पर भी उतना ही रहेगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट जो भार होता है उसमें अंतर आ जाता है। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg, मास इंटू ग्रेविटी एक्सक्लेरेशन। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब जो भार होता है उसमें द्रव्यमान तो होता ही है, लेकिन उसमें त्वरण भी गुरुत्व त्वरण भी जुड़ जाता है। तो गुरुत्व त्वरण तो हर जगह हर वस्तु का अलग अलग होता है ना। हर जगह गुरुत्व त्वरण अलग होता है। पृथ्वी पर अलग होगा, चंद्रमा पर अलग होगा। तो चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 गुना। ठीक है। अब जैसे अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो 60 kg है और हमें निकालना है चंद्रमा पर उस वस्तु का भार, तो हम कैसे निकालेंगे? 60 × 1/6, क्योंकि पृथ्वी के भार का क्या होता है? × 1/6 गुना होता है। तो 6 से 6 को काटेंगे तो ये आया 10।
तो चंद्रमा पर उस वस्तु का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूर दृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। ऑप्शन ए मिश्रित लेंस, बी उत्तल लेंस, सी है अवतल लेंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूर दृष्टि दोष क्या है, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि में दोष होगा, दूर की दृष्टि खराब होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज़ें हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है ना। तो उसमें क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। और उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है ऐसा, बीच में मोटा और किनारों से पतला। उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें क्या होती है, साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है, और उसमें क्या होता है, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। और अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा, बीच में पतला, किनारों से मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मार्स गैस किसे कहते हैं। ऑप्शन ए मीथेन, बी है ब्यूटेन, सी CO2, डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन को ही क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। अब मीथेन क्या है, मीथेन एक नेचुरल गैस है, जो CNG होती है ना, कंप्रेसिड नेचुरल गैस। जो कंप्रेसिड नेचुरल गैस है उसमें मीथेन का ही ज़्यादा पार्ट होता है, मीथेन का ही पार्ट होता है ना। मीथेन क्या होती है, मीथेन होती है CH4। जो मीथेन है, मीथेन क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है कि ऐसी गैसें जिनसे क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना। और मीथेन का यूज़ हम ईंधन में भी करते हैं, और आजकल इसका यूज़ किस में करते हैं, बस, कार, इन चीज़ों में भी किया जाता है। और ये क्या है, एक नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस। तो आज की टेस्ट सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको मेरी ये जो साइंस की टेस्ट सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी, और आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।